हेलो आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाया था, जो कि चैप्टर 9 की टॉपिक थी, है ना। और प्लांट ब्रीडिंग से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपको पता है। हमने कल्चर के बारे में भी पढ़ा था कि कितने टाइप का कल्चर होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर 10। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी कि माइक्रोब्स जो है, मतलब इसके अगर ये चैप्टर एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका हमारे लाइफ में क्या रोल है। ऐसे तो आपको हेल्थ एंड डिजीज़ में भी पढ़ाया गया था कि माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, उससे काफ़ी सारी डिजीज़ होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को उनका बेनिफिट पढ़ना है कि माइक्रोब्स किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, किस तरह से ये हमारे लिए वर्क करते हैं, किस तरह से ये हमको सपोर्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं कि माइक्रोब्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक डिपार्टमेंट के बारे में जान लेना है, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी हम किसको कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी हम उस साइंस को कहते हैं, उस बायोलॉजिकल साइंस को कहते हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of microbes like bacteria, fungus, virus, protozoa, etc. is called microbiology. It's known as microbiology. यानी कि वैसा बायोलॉजी का ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम आते ही हम एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, वायरस, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ऑल टुगेदर दीज आर नोन एज माइक्रोब्स। तो ऐसा ब्रांच जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए, माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हमें ये समझ में आया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है या कोई प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जैसे एल्गी है, तो क्या इनका रोल है, क्या इनका बेसिक फीचर है। जैसे एग्जाम में अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइक्रोब्स। मतलब कि जो सूक्ष्म जीव है उसका कोई 2 या 3 विशेषता बताओ। तो आप क्या विशेषता बताएंगे सूक्ष्म जीव की, क्या विशेषता बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो देखते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमारे पास आ गया है कि माइक्रोब्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आपसे सवाल होता है, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है या कुछ भी, तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोब्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि माइक्रोब्स कहीं भी रह सकते हैं। दे कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, आइदर इन द सॉइल और एट हाई टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर। इनको किसी भी तरह के अडेप्टेशन में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए, हमारा पहला पॉइंट यही है कि माइक्रोब्स कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे वाटर गीजर्स होते हैं, अभी जैसे विंटर सीजन चल रहा है और वाटर गीजर हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे भी बैक्टीरिया है जो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर, हायर से हायर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड बताया था, थर्मस एक्वेटिकस के बारे में, जो हाई से हाई टेम्परेचर को आसानी से अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका गीजर्स वगैरह में हायर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सॉइल में काफ़ी नीचे तक भी रह सकते हैं। जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और सॉइल के अंदर प्लांट के रूट में इसको सप्लाई कर देते हैं। तो उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो सॉइल के अंदर एनएरोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव
कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अंडर द लेयर ऑफ स्नो, यानी कि डीप इनसाइड लेयर ऑफ स्नो, काफ़ी थिक लेयर अगर स्नो की है, बर्फ़ की, तो उसमें भी हमारे माइक्रोब्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अडेप्टेशन वहाँ पे हो सकती है। तो माइक्रोब्स हैव द कैपेसिटी टू मेंटेन अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन। जो भी काम है उनका, जिस हिसाब से उनको काम करना है उस हिसाब से वो माहौल को अडेप्ट कर लेते हैं, उनके अंदर अडेप्टेशन करने की पावर होती है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ या फंगस हुआ, उनको हम किसी भी न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर करके उनका पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, उनकी कॉलोनीज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, वो थोड़ा सा इनोक्यूलम होता है कर्ड का, और उसमें वो बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। तो मतलब बैक्टीरिया के अंदर किसी न्यूट्रिटिव मीडिया में रहकर अपनी कॉलोनी बनाने की भी पावर होती है। तो मतलब हमारे लिए माइक्रोब्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कहाँ कहाँ इनका बेनिफिट है पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा जो माइक्रोब्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होने वाला है, क्या क्या इसका ह्यूमन वेलफेयर में किस किस जगह पे इसके रोल्स जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि सबसे पहला जो इसको बताया गया है वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में बताया गया है। यानी कि माइक्रोब्स का जो पहला वेलफेयर है वो हमारे घरेलू काम में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यानी कि हमारे बहुत सारे ऐसे घर में बनने वाले सामान हैं जिसमें बैक्टीरिया का रोल है, जिसमें ईस्ट का रोल है। तो माइक्रोब्स जो हैं वो हमारे लिए घरेलू कामों में भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 जो हमें एनसीईआरटी ने बताया है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल यूज़। यानी कि इंडस्ट्रियल यूज़ कहने का मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, इंजाइम्स तैयार करते हैं, मेडिसिन्स तैयार करते हैं, इन सब जगह पर भी हमारे माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ का मतलब ही हो गया कि इनके बॉडी से हम कोई ना कोई केमिकल निकाल कर, जैसे एंटीबायोटिक्स बनाना है तो पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक्स है जिसको फंगस से बनाया गया। कई ऐसे मेडिसिन्स बनाने हैं जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल यूज़ भी हम पढ़ने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज़ में अगर हम यूज़ कर रहे होंगे तो कौन कौन से एजेंट यूज करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको इतना नियर बाय किया है क्योंकि आपको ये याद रहना चाहिए। इसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्म्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे बैक्टीरिया का नाम है, किस बैक्टीरिया से हम कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो गिवन। मतलब बहुत सारा नेमिंग और उसका सोर्स, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। तो 1 वर्ड या 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा देखते हैं हम, चलिए, इन एग्रीकल्चरल यूज़, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल यूज़ इसका क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो एग्रीकल्चर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहाँ यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं हम लोग मार्केट से जो पेस्ट को किल करने वाली दवा होती है वो लाते हैं, वो खेतों में छिड़काव करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉइजन है जिससे एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो सकती है, या जिससे हमारा जो हम खा रहे हैं हमारे अंदर भी वो केमिकल आ सकता है। तो उन सब जहरीले चीज़ों का यूज़ ना करके अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्ट में ये रेजिस्टेंट के तौर पर कंट्रोल करने के लिए, तो हमें ये कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो एग्रीकल्चरल यूज़ हो गया। और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, माइक्रोब्स का रोल सीवेज ट्रीटमेंट में। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि सीवेज ट्रीटमेंट में इसका क्या यूज़ है, सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ हम लोगों को देखना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है बेसिकली इसको आप 4 डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं। ऐसे तो इसके अंदर में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आएंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंटली इसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपको ये चारों डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखना है, हाउस होल्ड एक्टिविटी में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर में और सीवेज ट्रीटमेंट में। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू कर देते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए, सारे डिस्क्रिप्शन के साथ, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, तो कम से कम आपको 2 या 3 ऐसा प्रोडक्ट लिखना होगा जो आप घर में बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
सॉल्यूशंस की मदद ले रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, राइट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, मेंशन करना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला नंबर शुरू करते हैं हम लोग, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या। ओके, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हाउस होल्ड एक्टिविटी में क्या रोल है। जब आप एनसीईआरटी रीड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हाउस होल्ड एक्टिविटी की बात आते ही आपको एक बैक्टीरिया के कॉलोनी के बारे में बताया गया है, दैट इज लैब, मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि मिल्क प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। हम कोई भी मिल्क मेड प्रोडक्ट अगर तैयार कर रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इस बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन की खूबी होती है, ये फर्मेंटेशन करता है। और फर्मेंटेशन क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड से ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन, जो भी मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि केसिन प्रोटीन हो गई, दैट इज योर मिल्क प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो मिल्क प्रोटीन है उसका कोगुलेशन करा देता है, यानी कि उसको कोगुलेट कर देता है। और कोगुलेट करने के बाद उसके डाइजेशन में या उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाने में, कर्डी फॉर्म बनाने में उसको मदद करता है। ठीक है, तो यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं ये फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का यूज़ करके मिल्क प्रोडक्ट को कोगुलेट कर देते हैं। और इसी का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जिसके बारे में बताया गया कि ये मिल्क को लैक्टेशन के जरिया कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। तो मिल्क से कर्ड बनाना, दूध से जो दही बन जाती है, उसके पीछे जो है दैट इज लैक्टोबैसिलस, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है और ये मिल्क का कोगुलेशन करा देते हैं। तो इस तरह की जो भी कॉलोनी होती है दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फैमिली, वो मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारा पहला बैक्टीरिया कौन हुआ, लैक्टोबैसिलस, और इसका रोल क्या है कि ये मिल्क से कर्ड फॉर्म कर देता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बैक्टीरिया की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बैक्टीरिया जो हाउस होल्ड एक्टिविटी में हमारी मदद कर सकता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि डिस्कशन किया गया है दैट इज इडली एंड डोसा। ठीक है, हम लोग जो इडली डोसा वगैरह खाते हैं, तो इसमें जो सॉफ्टनेस लाना है, या जो उसका जो ब्रेड होता है या जो डफ तैयार किया जाता है उसको कितना सॉफ्ट रखना है, उसके अंदर जो खट्टापन लाना है, उसके लिए भी हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो हमारी मदद करता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस। ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया विच हेल्प अस ड्यूरिंग इडली एंड डोसा फॉर्मेशन। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखें यहाँ पे आपको सिर्फ याद ही करना है, प्रोडक्ट याद करना है और जो एजेंट है उसका नाम याद करना है। तो जैसे नेक्स्ट प्रोडक्ट बताया गया है स्विस चीज़। ठीक है, ये जो चीज़ है जिसको हम कॉमनली पनीर कहते हैं, कॉमनली हम लोग इसको क्या कहते हैं, पनीर। पनीर हमारे घर में भी बनाते हैं हम, और मार्केट में भी पनीर होती है। तो इसको बनाने में जो के बारे में कि पनीर जो हम लोग बनाते हैं उसकी जो स्टिफनेस होती है, उसके लिए भी हमारे पास एक बैक्टीरिया है दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमनी। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे पनीर को फॉर्म करने में, बोलने में तो पनीर काफ़ी आसान है, लेकिन आप खुद देखिए कि पनीर बनाने के लिए कितनी मेहनत है। नाम लेने में ही इनका इतना बड़ा सा नाम है, तो सोचिए इनकी वर्किंग इफिशियंसी भी कितनी ज़्यादा होती होगी, है ना। तो दिस इज़ नोन एज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमनी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आ रहा है जिस बैक्टीरिया का, वो बैक्टीरिया फैमिली तो नहीं है, दैट इज ईस्ट। ठीक है, दैट वाज ईस्ट। ईस्ट जिसको हम बायोलॉजिकली कहते हैं सैक्रोमाइसिस क्रीवीजा। ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्रीवीजा, ये जो होता है इसको हम बेकर्स प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेकर्स प्रोडक्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, ईस्ट को एक और नाम दिया गया है दैट इज बीवर्स प्रोडक्ट। द नेम गिवन इज बीवर्स प्रोडक्ट। इसको हम बेकर्स और बीवर्स दोनों तरह का प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपका सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों। तो देखिए, ईस्ट की मदद से हम लोग ब्रेड बनाते हैं। जो भी ब्रेड वगैरह बनता है, केक्स वगैरह जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बनाते हैं, इसका जो डफ तैयार करते हैं हम, डफ मतलब गूंधा हुआ आटा होता है, तो जो डफ तैयार करते हैं हम लोग, उस डफ को सॉफ्ट रखने में
जो रोटियां हमारे घर में बनती हैं, जो ब्रेड बनता है, उसमें कहीं ना कहीं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो उसको फर्मेंट करता है। जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाने में जो खट्टापन और जो सॉफ्टनेस चाहिए होती है वो इसी ईस्ट की वजह से ही आती है। ईस्ट को बेसिकली हिंदी में खमीर कहा जाता है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब इस ईस्ट को बीवर्स प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? देखिए, बीवर्स शब्द कहाँ से आया? बीवर्स शब्द आया है बीवरेजेस से। बीवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंकिंग मटेरियल, पेय पदार्थ, जैसे कि अल्कोहल। तो यहाँ पर अगर हम ईस्ट की मदद से अल्कोहल प्रोड्यूस करा लेते हैं। अब अल्कोहल ईस्ट कैसे बनाता है? ईस्ट के अंदर कुछ स्पेशल एंजाइम्स होती हैं, जैसे कि जाइमेज, माल्टेज, ठीक है। तो ये शुगर रिच सब्सटेंस को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट को ये इथानॉल में कन्वर्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ईस्ट जो है वो ईस्ट में जाइमेज होता है, माल्टेज होता है, ये सारी एंजाइम्स होती हैं। तो इस एंजाइम्स की खूबी क्या होती है? ये जो भी एंजाइम्स होती है ना, आपके जाइमेज हो गए, माल्टेज हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है उसको ये इथानॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। दे कन्वर्ट दैट इनटू इथानॉल, एंड इफ इथानॉल प्रोड्यूस हो गया मींस वी हैव प्रोड्यूस्ड विद अल्कोहल, यानी कि हमने क्या बना लिया? अल्कोहल बना लिया। तो इथानॉल जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को इथानॉल में कन्वर्ट कर देना, ये जो होता है ये हमारे, तो इथानॉल इज द अल्कोहलिक बीवरेज, और इसमें हम लोग किसकी मदद लेते हैं? ईस्ट की मदद लेते हैं। तो मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट बताया, जैसे कि कर्ड हो गया, स्विस चीज़ हो गई जिसको हम पनीर कह रहे थे, इडली डोसा हो गया यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस। उसी तरह से एक और प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स जो कि आपको याद रख लेना है, जिसको हम कहते हैं योगर्ट। दैट प्रोडक्ट इज नोन एज योगर्ट, एंड योगर्ट इज नथिंग, इट इज मिल्क प्रोटीन, ठीक है। अब हम बात करते हैं योगर्ट की। योगर्ट जो होता है ये मिल्क प्रोटीन होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार मिल्क को बॉयल करने के बाद इसके ऊपर एक येलो कलर का एक फ्लूइड जैसा पार्ट जम जाता है, जिसको हम मिल्क प्रोटीन कहते हैं, येलोइश काइंड ऑफ प्रोटीन, एंड दैट इज ड्यू टू अ बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस बुल्गारिकस। दिस इज स्ट्रेप्टोकोकस बुल्गारिकस। तो इसकी मदद से हम योगर्ट बनाते हैं। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हमने क्या क्या देख लिया? हमने कर्ड देख लिया, चीज़ देख लिया, योगर्ट देख लिया, इडली डोसा देख लिया, एंड फाइनली वी हैव ईस्ट। और ईस्ट को हम बेकर्स और बीवर्स दोनों प्रोडक्ट में काउंट करते हैं, क्योंकि ये बेकरी में भी यूज़ होता है ताकि ये केक्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा बना सके, और इसकी मदद से हम अल्कोहल बना लेते हैं। तो अल्कोहल इज़ अ ड्रिंकिंग मटेरियल, जिसकी वजह से हम इसको बीवर्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है कि इनमें से किसको हम बीवर्स प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको इसका नाम ईस्ट करके भी आ सकता है, अदरवाइज आपको इसका नाम जो होता है ये सैक्रोमाइसिस करके भी आ सकता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज सैक्रोमाइसिस, इसको हम सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में सैक्रोमाइसिस आता है, इसके साथ कोई और ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस हो जाएगा। तो दिस इज आवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्री में हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इंडस्ट्री में हम लोग क्या क्या बनाते हैं, मीन्स कि इंडस्ट्रियल लेवल पर एक इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। जहां हम इसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते घर में, इसको इस्तेमाल हमको इंडस्ट्री में करना होगा, अलग अलग केमिकल्स के मदद से करना होगा। तो देखिए, सबसे पहला जैसे कि हमने इंडी किया था बीवरेज यानी कि ईस्ट पर, कि हम अल्कोहल बनाते हैं, लेकिन अल्कोहल का नेचुरल प्रोडक्शन और अल्कोहल को इंडस्ट्री में तैयार करना, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ईस्ट ही जिम्मेदार है। उसमें भी हम ईस्ट की ही मदद लेते हैं, लेकिन उसमें हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि बियर, वाइन, विस्की वगैरह, रम वगैरह जो होती है, उसमें क्या होता है कि हम ईस्ट की मदद तो लेते हैं, लेकिन हम बायो रिएक्टर्स मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं, कई दूसरे फर्मेंटर्स कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इसमें जो माइक्रोब्स का इस्तेमाल है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है। जैसे बियर है तो उसमें 3 to 6% रोल जो होगा वो माइक्रोब्स का होगा, बाकी हम इसमें अदर फर्मेंटर्स का यूज़ करते हैं और हम इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पर बनाकर तैयार करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक सबसे बड़ा हेल्प है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया गया है और इंडस्ट्रीज़ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि इंडस्ट्री में हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद मिली थी। बताया गया कि द टर्म एंटीबायोटिक्स वाज गिवन बाय वॉक्समैन। वॉक्समैन एक साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स जिन्होंने एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, इसको एग्जाम में ज़रूर ये पूछता है। उसके बाद से प्रो लाइफ, यानी कि ये किसके लिए बनाया गया है, तो ये इंसान के लिए बनाया गया है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट में यूज़ होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स लाइफ, तो लाइफ के अगेंस्ट यूज़ होना, तो ये इंसान के लाइफ के अगेंस्ट यूज़ नहीं होता बल्कि इंसान पे जो अटैक करता है पैथोजेन, रोग कारक जो होता है, उसके लाइफ के अगेंस्ट में हम लोग एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अगेंस्ट पैथोजेन, लेकिन प्रो लाइफ फॉर ह्यूमन। तो ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये किसी भी दूसरे पैथोजेन के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक फैमिली लिखी गई है एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस इज द फैमिली ऑफ फंजाई। ये फंजाई का ही ग्रुप होता है और इससे सबसे ज़्यादा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हमने फंगस से बनाए हैं, लेकिन फंगस में अलग अलग फैमिलीज होती है जिसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव जो थी वो थी एक्टिनोमाइसिटिस। लेकिन जो सबसे पहले बनाया गया वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे, जब सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होने लगा ड्यूरिंग द फाइट, तो उस समय एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया था और वो एंटीबायोटिक्स हमने बनाई थी, दैट वाज पेनिसिलिन। एंड पेनिसिलिन टर्म जो है इन्होंने बाय फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी और इन्होंने इसको एक एजेंट पेनिसिलियम नोटेटम से प्रोड्यूस करवाया था। और पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस। ये क्या है, ये एक फंगस है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता रहता है कि पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन पेनिसिलिन किस एजेंट से बनाया गया है, तो ये फंगस से बनाया गया है। बट द नेम ऑफ फंगस इज पेनिसिलियम नोटेटम। उस फंगस का नाम क्या होगा, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे एंटीबायोटिक से रिलेटेड पॉइंट। अब चलिए आगे देखते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक ही एंटीबायोटिक का नाम लिखाया है पेनिसिलिन, लेकिन इसके बाद तुरंत हम कुछ न्यू एंटीबायोटिक्स और उनके एजेंट का नाम करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक समझाने के लिए मैंने आपको बोला कि अगर एग्जाम में 2 मार्क्स में मांग लेता है आपसे कि राइट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्री में तुम माइक्रोब्स का क्या यूज करोगे इसको लिखो, तो आप ये चार्ट, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि इंडस्ट्री में हमने क्या यूज़ किया है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा यूज़ क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्टिव कराया है। हमने इसमें किसी बैक्टीरिया फंगस का इस्तेमाल किया है, उनके बॉडी से हमने केमिकल निकाला, तो वो जिंदा चीज़ के बॉडी से आप केमिकल निकाल रहे हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गई, अल्कोहल हो गया, और 2 मेडिसिन के बारे में ज़रूर मेंशन किया गया है, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। तो ये दोनों हमने बनाया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से डिराइव किया है, लेकिन ये दोनों ना तो ऑर्गेनिक एसिड, ना एंजाइम, ना अल्कोहल, ये दोनों किस रूप में है, बायो एक्टिव मेडिसिन के रूप में है। जैसे एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 मेडिसिन, एनी 2 बायो एक्टिव मेडिसिन विथ देयर रोल। तो कोई 2 दवा का नाम लिखिए जो बायो एक्टिव मेडिसिन है। तो दवा का नाम तो आप लिख देंगे, लेकिन ये किसने बनाया, कब, ये क्या चीज़ में इस्तेमाल होता है, तुरंत इसके बाद आपको इसकी डिटेल मिलने वाली है। ये मैंने शॉर्टली आपके लिए तैयार किया है। सारे एसिड्स का नाम आपको पढ़ाए जाएंगे, फिर एंजाइम्स का नाम पढ़ाया जाएगा, अल्कोहल आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे ये जो मेडिसिन है और उसका जो एजेंट है वो भी हम देखेंगे। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब ये कि शॉर्ट नोट्स की तरह अगर एग्जाम में आ जाए कि राइट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, तो आप ये चार्ट आराम से कंप्लीट करके लिख सकते हैं। आप हिंदी मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम है, उससे कोई मैटर नहीं होता है, आपने बहुत ही आसानी से ये सारे शब्दों को लिख देना है। ठीक है, और ये आराम से इस 1 to 3 पॉइंट करके भी अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स कंप्लीट मिलते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से
एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमें याद कर लेने हैं और उनके एजेंट का नाम और वो क्या है, किस तरह से उनका क्या रोल है, वो उसी तरह से 1 बाय 1 करके हम ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, अल्कोहल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हमने बना रखे हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग एंटीबायोटिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली एंटीबायोटिक्स जो है वो पेनिसिलिन थी, जिसको पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगस से ऑब्टेन किया गया था और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था। उसी तरह से नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन। ये सारी एंटीबायोटिक्स हम लोग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर आपको फीवर होता है तो आपको फीवर की दवा दी जाती है, साथ में एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है ताकि अगर वो पैथोजेन कोई बैक्टीरिया है तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अक्सर ये बैक्टीरियल पैथोजेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही यूज़ किया गया है, ठीक है। और ज़्यादातर इसको बनाया किस चीज़ से गया है? फंगस की मदद से। फंगस में कौन सी फैमिली सबसे एक्टिव रही है? दैट इज एक्टिनोमाइसिटिस, याद रखेंगे आप। तो एरिथ्रोमाइसिन दैट इज एरिथ्रस, टेरामाइसिन दैट इज राइमोसस, और उसके बाद फ्यूमिगेलिन इज एस्परगिलस फ्यूमिगेटस। दिस इज द फंगस। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनका इस्तेमाल हम एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी एंटीबायोटिक्स का नाम याद रखिएगा, एरिथ्रोमाइसिन, टेरामाइसिन, पेनिसिलिन। अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पेनिसिलिन को ही पूछा गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं इंजाइम्स। कुछ इंजाइम्स हैं स्टूडेंट्स जिनका नाम आपको याद करना है। जैसे पहली इंजाइम है लाइपेज। तो ये लिपिड कॉन्टेनिंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है जिनके बॉडी में लिपिड होता है। अक्सर बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके अंदर लिपिड डिपोजिशन होता है, तो उसके मदद से हम इंजाइम्स बनाते हैं। तो लाइपेज एक ऐसी इंजाइम है जिसका इस्तेमाल लॉन्ड्री वगैरह में या ड्राई क्लीनर्स में या इंक वगैरह में किया जाता है, जिससे वो ऑयल स्टेन को रिमूव करते हैं। यानी कि अगर कपड़े पे ऑयल का दाग लग गया है और हम लॉन्ड्री वगैरह में इससे डिटर्जेंट्स या सोप्स में इसका यूज़ करते हैं ताकि वो उस स्टेनिंग को हटा सके। नेक्स्ट है पेक्टिनेज और प्रोटीएज। ये दोनों जो होते हैं ये एस्परगिलस नाइगर और एस्परगिलस बेसिलस, इसका जो एजेंट है दैट इज़ अ फैमिली। एस्परगिलस नाइगर इज़ तो एस्परगिलस नाइगर जो है उसके मदद से हम पेक्टिनेज और प्रोटीएज बनाते हैं। ये फ्रूट जूस को के क्लियरिफाइंग के लिए यूज़ होता है। अक्सर देखते होंगे आप मार्केटेड जूस जो होता है वो काफ़ी शाइनी होता है। हम घर में जो जूस बनाते हैं वो ब्लैक हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन जो मार्केट में जो बॉटल जूस होते हैं ना वो काफ़ी क्लियर नज़र आते हैं, साफ दिखते हैं। जैसे मैंगो जूस है ना, माजा वगैरह जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हम मैंगो से बनाते हैं उसमें मार्केट प्रोडक्ट में वो काफ़ी शाइनिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखता है, लेकिन घर में हम बनाते हैं तो वो थोड़ा ब्लैकिश टाइप का हो जाता है जल्दी, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये क्लॉट बस्टर इंजाइम्स है। इसका इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर किया गया है। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग अगर हो गई तो हम फटाक से हम तुरंत इस इंजाइम्स का यूज़ कर सकते। फटाक से नहीं होना चाहिए, क्लॉट बस्टर्स, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस एंजाइम का इस्तेमाल क्लॉट बस्टर्स के रूप में होता है, यानी कि ब्लड क्लॉट हो रहा है तो इस एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम उस क्लॉटिंग को रिमूव कर सकते हैं। और अमाइलेज दैट इज़ यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो इन सारी इंजाइम्स का भी फॉर्मेशन हम लोग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि बायो एक्टिव एजेंट यानी कि माइक्रोब्स की मदद से करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारी जो टॉपिक थी कि इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है, तो हमने बीवरेज देखा, हमने एंटीबायोटिक्स देखा और हमने देखा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जिसमें कुछ एसिड्स, कुछ इंजाइम्स, उसके बाद से आपका अल्कोहल और कुछ बायोएक्टिव मेडिसिन हमने देखने थे। तो इसमें से हमने ऑर्गेनिक एंटीबायोटिक्स का पार्ट इधर कर दिया है और उसके बाद इंजाइम्स कर दिया। अब हमारा क्या बचता है? ऑर्गेनिक एसिड। अब आपसे एग्जाम में आता है नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स से कोई 2 ऑर्गेनिक एसिड अगर बनाए गए हैं तो उसका नाम बताओ, एजेंट बताओ, क्या काम है, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो देखिए एंटीबायोटिक्स की लिस्ट में आपको ये 2-3 याद रखना है, इंजाइम्स की लिस्ट में ये 2-3 याद रखना है। और अब बारी है हमारे पास कि अगला जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है वो ऑर्गेनिक एसिड, उसके एजेंट और उसके यूज़ के बारे में आ सकता है। तो चलिए फोकस करते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स और बायोएक्टिव मेडिसिन जो हमने यूज़ किया, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन, वो किस एजेंट से और किस काम में यूज़ होता है। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा कि इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, और हाउस होल्ड यूज़ तो हम कर ही चुके हैं। तो चलिए फोकस करते हैं तुरंत ऑर्गेनिक एसिड्स और मेडिसिन के नाम पे।
Okay students, now we are having the list of organic acids and the bioactive medicine. तो चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जिनके बारे में हमें नॉमिनाइजेशन कर लेना है, जिनके बारे में हमें याद रख लेना है, बिल्कुल ही याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर करके ये एग्जाम्स में रिपीटेड है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो एग्जाम्स पे इसका कंप्लीट फोकस होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये तो आपको याद ही हो चुका है, दैट इज लैक्टोबैसिलस एंड इट इज़ अ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज साइट्रिक एसिड जो साइट्रस फ्रूट में होता है। अक्सर खट्टापन जो होता है साइट्रस फ्रूट में, ऑरेंज हो गए, जो भी ऑरेंज की फैमिलीज होती है, लेमन्स हो गए, उनमें ये साइट्रिक एसिड होती है एंड द एजेंट इज एस्परगिलस नाइगर। तो एस्परगिलस नाइगर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अ फंगस। तो द नेक्स्ट वन इज साइट्रिक एसिड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एस्परगिलस नाइगर। ये एक फंगस है, इसके बॉडी में ये साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। तीसरी है एसिटिक एसिड जो कि एसिटोबैक्टर एसिटाई नाम के बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, एसिटिक एसिड का यूज़ है। उसके बाद से ब्यूटाइरिक एसिड जो कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है उसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड भी एक फंगस में यानी कि एस्परगिलस नाइगर या पेनिसिलियम, इन दोनों तरह के फंगस में ये प्रेजेंट होती है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ग्लूकोनिक एसिड जो होता है इसमें ग्लूकोनेट केमिकल प्रेजेंट होता है एसिड के रूप में, और ये जो होता है बहुत बड़ा कैल्शियम का सोर्स होता है। अगर इस एसिड का इस्तेमाल किया जाए एक इन्फेंट में जो न्यू बॉर्न बेबी है या काउज जो है या लैक्टेटिंग मदर है, उनके लिए ये कैल्शियम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के एसिड्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बॉडी के लिए, और कई तरह के सोर्स ऑफ फूड में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड लेमन में प्रेजेंट होती है। लेकिन हम यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट से ये एसिड बनाने के अलावा हम यहाँ पर माइक्रोब्स का रोल देख रहे हैं कि अगर हमें ये एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो कौन ऐसा माइक्रोब है जो हमें ये एसिड आराम से बनाकर दे देगा। तो आपको माइक्रोब्स का नाम और उनसे प्रोड्यूस होने वाले एसिड के नाम के लिस्ट में इन सभी को याद करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट आता है बायोएक्टिव मेडिसिन। वो मैंने शॉर्ट में भी दिया था आपको कि साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। तो सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो मेडिसिन है इसको हम लोग डिराइव करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है, एक फंगस की फैमिली है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और ये जिस फंगस से आती है दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसके पहले आपने एंटीबायोटिक्स बनाया था, उसमें भी हमने फंगस का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें एक्टिनोमाइसिटिस का इस्तेमाल हो रहा था। पर यहाँ ड्यूटेरोमाइसिटिस फैमिली है जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाती है, इसको याद कीजिए। नेक्स्ट है कि इसका इस्तेमाल है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह में, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स किडनी डोनर्स। ठीक है, किडनी किसी की ख़राब हो जाती है तो हम किडनी डोनेट करते हैं, हम किडनी किसी से लेकर अपने बॉडी में लगाते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो किडनी अगर आपके ट्विंस ब्रदर का है, आपके कज़न का है, आपके पेरेंट्स का है, आपके अपने जेनेटिक रिलेशन का है, तो इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उसको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन अगर डोनर आपका नॉन जेनेटिक पर्सन है, यानी कि जो आपके जीन से रिलेटेड नहीं है, कोई अदर पर्सन डोनेट करता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को वहाँ पर कंडीशंस हो जाती हैं, वो उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। किडनी को आपका इम्यून सिस्टम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे परेशानी हो सकती है। तो उस केस में हम साइक्लोस्पोरिन ए का मदद लेते हैं। ये मेडिसिन इम्यून सिस्टम को शांत कर देती है, उसको सप्रेस कर देती है, ताकि अगर आप आर्टिफिशियल किडनी यूज़ कर रहे हैं, किसी डोनर का यूज़ कर रहे हैं जो आपका जेनेटिक पर्सन नहीं है, फिर भी आपके इम्यून सिस्टम को उस पर रुकावट डालने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और आराम से जो किडनी डोनेट हुई है आपको, वो आपके बॉडी में काम कर पाती है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैटिन। स्टैटिन को कहा गया लोवरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसा कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं मेल फीमेल जिनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कम करने के लिए जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, उन मेडिसिन्स में स्टैटिन का कंपोजिशन यूज़ किया जाता है, और इस स्टैटिन को हमने ऑब्टेन किया ईस्ट से, एंड द नेम ऑफ ईस्ट इज़ मोनास्कस परप्यूरियस। तो ये बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर ये दो मेडिसिन के बारे में क्वेश्चन आता रहता है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल क्या है और इसको किस एजेंट से हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेडिसिन पार्ट। तो देखिए अभी तक के कंप्लीट वीडियो में आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उनके एजेंट्स का नाम, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट और उनके एजेंट का नाम, कौन सी मेडिसिन का यूज़ कहाँ हो रहा है, कौन कहाँ पे
किस हिसाब से एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं गलत है, कितने सारे अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं वो सब हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में 2 पार्ट किया है स्टूडेंट्स। कल फिर आपसे मिलते हैं अगले 2 पार्ट के साथ, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में इसका क्या यूज़ है और सीवेज ट्रीटमेंट। ये 2 यूज़ आपको कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, तब तक आप इस कंप्लीट चार्ट को प्लीज़ कॉपी में लिखिए। ये एक पूरे चैप्टर का समराइजेशन है। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए हैं, आप उसको पढ़ो और उसको फोकस्ड करो। एग्जाम में ये बिल्कुल इनमें से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आपके टच हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि ये काफ़ी सपोर्टिव होता है और इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, इस तरह की वीडियोस जो हैं वो जल्दी से जल्दी देनी है। और ये आपका ही कंसर्न है कि बार बार वीडियोस को मैं बहुत फास्टली अभी अपलोड हो रहा है, आपको मिल रहा है क्लासेस, तो प्लीज़ इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन RBC ऑनलाइन विथ मी एंड आई एम योर्स जोया मैम। थैंक यू।